दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी अदालत खुद खड़ी होकर के लोकसभा स्पीकर की तरफ इशारा करते हुए कह दे कि ये मामला अब सिर्फ नोटिस जारी करने का नहीं है, ये तो एक तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का सवाल है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ एक होता है दोस्तों कि अब बहानों की सप्लाई खत्म हो चुकी है। अब फाइल को ड्रॉर में दबा करके रखने का दौर भी खत्म हो चुका है और अब वो सारे 20 बागी सांसद जो अपने आप को सुरक्षित समझ बैठे थे, उनके सिर पर तलवार लटक चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर सिर्फ 20 लोगों के भविष्य से नहीं जुड़ी है, ये खबर पूरे भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियादी परंपरा से जुड़ी है जिसे हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। पश्चिम बंगाल के 20 टीएमसी सांसदों के दल बदल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है और आज हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, पहले पूरी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं ताकि तस्वीर एकदम साफ हो जाए। बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, इन पर आरोप यह है कि इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ करके किसी दूसरे राजनीतिक खेमे का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यानी जनता ने वोट किसी और नाम पर दिया था और सांसद बनने के बाद ये सांसद किसी और खेमे में बैठ गए। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि जनता का जनादेश एक विशेष पार्टी को दिया गया था और उस जनादेश का ये सीधा अनादर है। इसी को रोकने के लिए तो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। इसका मकसद बहुत सीधा है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी सांसद या विधायक अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी न बदल पाए ताकि जनता के जनादेश का सम्मान बना रहे। लेकिन जब कानून बनाते हैं तो उसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी किसी की होती है और लोकसभा के मामले में ये जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की होती है और यहीं पर पूरी कहानी अटक गई है। अब समझिए दोस्तों कि टीएमसी की तरफ से क्या क्या किया गया है इस मामले पर। अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा स्पीकर के दफ्तर में इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। जुलाई महीने में लिखित रूप से रिमांड भी भेजा। अगस्त में खुद स्पीकर से मुलाकात करने पहुंचे। यानी हर वो कोशिश की जो एक विपक्षी पार्टी अपनी बात रखने के लिए करती है। लेकिन जब स्पीकर के दफ्तर से महीनों तक कोई साफ जवाब नहीं आया, कोई फैसला नहीं आया, तो टीएमसी के पास एक ही रास्ता बचा और वो रास्ता था देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। यही किया अभिषेक बनर्जी ने। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई जिसमें 2 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली मांग ये कि 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर तत्काल फैसला लिया जाए और दूसरी मांग ये कि लोकसभा स्पीकर को भी इस पूरे मामले में एक पक्षकार बनाया जाए ताकि उनसे सीधे जवाब मांगा जा सके कि आखिर इतने महीनों से देरी क्यों हो रही है। यह याचिका अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसमें एक तरह से लोकसभा स्पीकर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, जो कि संवैधानिक तौर पर एक बहुत ही असामान्य बात है। अब आते हैं उस सुनवाई पर जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस पूरे केस में सबसे दिलचस्प पात्र सामने आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो इस मामले में लोकसभा स्पीकर की तरफ से पेश हुए। यहां रुककर एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल किसी संवैधानिक पद के लिए पेश होते हैं तो अपने आप में एक बड़ा संदेश जाता है। सॉलिसिटर जनरल का काम सरकार का पक्ष रखना होता है, लेकिन इस मामले में वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से खड़े थे। ये अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार और स्पीकर एक ही पेज पर हैं? ये एक रणनीतिक चाल है। खैर, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि स्पीकर को अलग से कोई नोटिस जारी नहीं की जाए क्योंकि वो अदालत की मदद के लिए मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि स्पीकर ने अपनी तरफ से पहले ही अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि अगर नोटिस जारी करनी ही थी तो जून जुलाई में क्यों नहीं की गई? अगस्त तक क्यों इंतजार किया गया और तब जाकर की गई जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा सिर पर लटक गया? ये वैसा ही है जैसे बच्चा गृह कार्य तब तक नहीं करता जब तक माता पिता डांट नहीं देते और जैसे ही डांट पड़ती है कॉपी खुल जाती है, कलम चलने लगती है। ठीक यही हाल यहाँ भी हुआ है दोस्तों। अब आते हैं उस सबसे बड़े क्षण पर जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया है। बेंच ने साफ शब्दों में कहा है कि ये नोटिस जारी करने का सवाल नहीं है, ये एक तय सीमा में कार्रवाई
पूरी करने का सवाल है। दोस्तों, इस एक लाइन को अगर आप गहराई से समझते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में स्पीकर को कह दिया है कि आपने नोटिस जारी की या नहीं की, ये अब मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि आप कब तक फैसला दे रहे हैं। कोर्ट अब ये देखेगा कि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करते हैं या नहीं। यह अपने आप में स्पीकर के लिए एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि अब वो पहले की तरह अनंत काल तक फाइल नहीं दबा सकते। अगली सुनवाई सितंबर में तय हुई है और उस सुनवाई में स्पीकर के कार्यालय को एक स्पष्ट टाइमलाइन देनी होगी। यही असली में ममता खेमे की पहली जीत मानी जा रही है, क्योंकि पहले तो मामला ऐसा फंसा हुआ था कि लगता था अगले लोकसभा चुनाव तक भी फैसला नहीं आएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद फैसला जल्दी आना तय माना जा रहा है। दोस्तों, अब जरा दल बदल विरोधी कानून की बारीकियों को भी समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यही असली कहानी की जड़ है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन एक अपवाद है, अगर पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। लेकिन इस अपवाद की भी शर्त बहुत सख्त है कि मूल राजनीतिक दल का विलय होना चाहिए, ना कि सिर्फ विधायी या संसदीय दल का। यही बात 2023 के महाराष्ट्र शिवसेना केस में सुभाष देसाई फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल 2/3 सांसदों का किसी दूसरी पार्टी में जाना अपने आप में वैध विलय नहीं बनता है, बल्कि इसके लिए मूल राजनीतिक दल का विलय जरूरी है। अब बंगाल के इस मामले में क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस के मूल दल का कोई विलय नहीं हुआ, सिर्फ 20 सांसद अलग होकर के एक और पार्टी में शामिल हो गए। ये पूरी तरह से पिछले फैसले के मुताबिक अयोग्यता के दायरे में आता है। यही टीएमसी की सबसे मजबूत दलील है और यही बागी सांसदों के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के व्यापक असर की। अगर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्पीकर 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने का फैसला ले लेते हैं तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न बना है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जाता है, उनके सांसदों या विधायकों को दूसरे खेमे में लाया जाता है और स्पीकर की कुर्सी की मदद से उनकी सदस्यता को बचाया जाता है। यह पैटर्न महाराष्ट्र में देखा गया, गोवा में देखा गया, कर्नाटक में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया और अब बंगाल में देखा जा रहा है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला ले लिया और अगर स्पीकर को तय समय सीमा में कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया तो ये पूरे देश की राजनीति में एक नई मिसाल बनेगी। ऑपरेशन लोटस या ऐसे किसी भी नाम से चलने वाली उठापटक की राजनीति पर एक स्थायी लगाम लगेगी। इसीलिए ये मामला सिर्फ बंगाल के 20 सांसदों का नहीं है, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात स्पीकर की भूमिका पर। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है जिसे निष्पक्षता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। स्पीकर की कुर्सी की गरिमा इस बात में है कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर देखे, कानून के अनुसार फैसले ले और किसी भी राजनीतिक दबाव में ना आए। लेकिन जब स्पीकर के कार्यालय में महीनों तक एक याचिका पड़ी रह जाती है और कोई फैसला नहीं होता है तो सवाल स्वाभाविक रूप से उठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर वाकई निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं या फिर किसी विशेष पार्टी के हितों को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये रुख न केवल टीएमसी के लिए एक जीत है बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। संदेश ये है कि कोई भी संवैधानिक पद जवाबदेही से ऊपर नहीं है और अगर कोई पद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो न्यायपालिका उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए हमेशा मौजूद है। यह सिद्धांत जितना पुराना है उतना ही आज भी प्रासंगिक है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अब बागी सांसदों की तरफ से क्या हो रहा है इस पर भी बात करना जरूरी है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये रुख सामने आया है तब से बागी गुट के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। खबरें आ रही है कि इन 20 सांसदों में से कई सांसद अब वापस टीएमसी में लौटने के बारे में सोच रहे हैं, खासकर वो 3 सांसद जिन्होंने पहले ही खुले तौर पर एनडीए के साथ न होने का ऐलान कर रखा था। अब उनकी वापसी की स्क्रिप्ट लगभग तैयार बताई जा रही है। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब कानूनी दबाव बनता है तो राजनीतिक रुख भी बदलने लगता है। जब सदस्यता जाने का खतरा सिर पर मंडराने लगता है तब वो सारे नफे नुकसान जो पार्टी बदलने के समय गिने हुए थे धुंधले पड़ने लगते हैं। यही राजनीति की असली सच्चाई है कि जो लोग सुविधा के लिए पार्टी बदलते हैं वही लोग असुविधा आने पर वापस लौटने में भी देर नहीं करते। और यही असल में दल बदल विरोधी कानून की मूल भावना है कि लोगों को इस तरह की सुविधाजनक राजनीति करने से रोका जाए। अब एक बहुत जरूरी संदर्भ दोस्तों,
जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ी बात हुई है कि इन 20 बागी सांसदों को अभी तक लोकसभा में एक अलग गुट के तौर पर आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, यानी कागजों पर संसद के रिकॉर्ड में ये अभी भी टीएमसी सांसद ही दर्ज हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये एनडीए के साथ बैठे दिखाई देते हैं। अगर गुट के तौर पर व्यवहार करते हैं और एनडीए की मीटिंग में शामिल होते हैं, ये विरोधाभास अपने आप में इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत है। एक ही व्यक्ति दो पहचान लेकर के घूम रहा है, एक कागज पर और एक जमीन पर, और जब लोकसभा में बोलने का मौका आता है तो टीएमसी को मिले कुल समय में से इन सांसदों का हिस्सा काटा जाता है, यानी टीएमसी अपना ही समय अपने ही खिलाफ बोलने वालों को दे रही है। ये कैसी विडंबना है। यही तो सबसे बड़ा तर्क है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पूरी स्थिति संवैधानिक है और इसे तुरंत ठीक होना चाहिए। अब आते हैं इस पूरे मामले के राजनीतिक कोण पर। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर दूर नहीं है और उससे पहले होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर 20 सांसदों की सदस्यता रद्द होती है और उनकी सीटों पर उपचुनाव की नौबत आती है तो ये टीएमसी के लिए एक बड़ा अवसर होगा जनता के बीच जाने का। और अगर टीएमसी इन उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो ये उनके लिए राजनीतिक पुनरुत्थान का सबसे बड़ा मौका बनेगा। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक भी है और शायद यही वजह है कि दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक तरफ ममता और अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और सत्ता पक्ष इस मसले को हर तरह से टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए रुख के बाद ये टाल मटोल का दौरा अब खत्म होता दिख रहा है। अब सोचिए दोस्तों, इस पूरे मामले से कुछ बहुत गहरे सबक निकलते हैं। पहला सबक यह है कि हमारे लोकतंत्र में जब भी संवैधानिक संस्थाएं अपना काम ईमानदारी से नहीं करती तो न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदर्श स्थिति यह होना चाहिए कि हर संस्था अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा सबक यह है कि दल बदल विरोधी कानून सिर्फ किताबों में लिखा हुआ कानून नहीं है, इसे जमीन पर भी लागू करना जरूरी है और अगर स्पीकर ऐसा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कराने के लिए तैयार है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि जनता के जनादेश का सम्मान करना हर सांसद का पहला कर्तव्य है और जो लोग इस कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं उन्हें कानून की पूरी शक्ति का सामना करना पड़ता है। यह संदेश इस देश के हर उस राजनेता के लिए है जो सोचता है कि जनादेश जीतने के बाद पार्टी बदलना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, सितंबर में जब यह मामला अगली बार सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब हमारी नजरें कई चीजों पर होंगी। पहली नजर होगी कि स्पीकर के दफ्तर से क्या टाइमलाइन दी जाती है, यानी कब तक फैसला होगा। दूसरी नजर होगी कि बागी सांसदों की तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती है। तीसरी नजर होगी कि टीएमसी अपने केस को कितनी मजबूती से रखती है और सबसे बड़ी नजर होगी कि क्या इस मामले का असर देश की दूसरी संस्थाओं पर भी पड़ता है। क्या अन्य राज्यों में इसी तरह के लंबित मामलों में भी तेजी आती है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो 26 अगस्त 2026 की ये तारीख भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक याद रखी जाने वाली तारीख बन सकती है। वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब अनंत काल तक फैसले टालने का दौरा खत्म हो चुका है। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन 20 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? क्या स्पीकर ओम बिरला को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए? क्या दल बदल विरोधी कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है? और क्या स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वालों के लिए भी कोई निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए ताकि वो अपने फैसले में देरी ना कर सकें? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।